आपको याद होगा कि बीते दिनों भारत सरकार द्वारा नमीबिया यानी कि अफ्रीका से 20 चीतों को भारत में लाया गया था, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ी खबर थी, भारत के नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर थी। लेकिन अब हालिया खबर यह है कि इन 20 चीतों में से 2 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में इस पूरे विषय का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में आखिर जो चीतों की मौत हो रही है, उस पूरी घटना को हम एक प्रत्याशित या फिर अप्रत्याशित घटना के तौर पर देख सकते हैं या कि नहीं। इसको जानने के बाद हम ये जानेंगे कि जो चीता परियोजना के उद्देश्य में परिवर्तन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है और ये परिवर्तन कहाँ तक सही है। इसके साथ ही हम चीतों की मृत्यु किस तरह से होती है, उसके कारणों पर भी बात करेंगे और साथ ही भारत के पास इसको लेकर किस तरह के विकल्प मौजूद हैं, उन विकल्पों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो चीतों की मृत्यु हो रही है, क्या वो एक प्रत्याशित घटना है या फिर वो एक अप्रत्याशित घटना है। तो हमने थोड़ा विस्तार से बात करें तो बीते दिनों हमने बात की थी कि भारत और अफ्रीका के बीच दुनिया के पहले इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से तकरीबन 20 चीतों को अफ्रीका से भारत में लाया गया था, खासतौर पर नमीबिया से लाया गया था और इन चीतों को भारत में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। लेकिन हालिया खबर यह है कि इनमें से अब तक 2 चीतों की मौत हो गई है और अभी वर्तमान समय में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तकरीबन 18 चीते मौजूद हैं। हालांकि अगर आप जानकारों की मानेंगे तो कई लोगों का ये मानना है कि ये जो 2 चीतों की मौत हुई है, ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, कोई बहुत विशेष घटना नहीं है, बल्कि जानकारों का मानना था कि भारत में जब चीते आएंगे तो उनकी मृत्यु भी होगी। और यही वजह है कि जब भारत में चीता परियोजना की शुरुआत की गई थी, चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, तो उस समय ये माना गया था कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा उच्च मृत्यु दर रह सकती है, जो मृत्यु दर होगी वो बहुत ज़्यादा अधिक रह सकती है। और ये कहा गया था, इस प्रोजेक्ट में स्पष्ट तौर पर ये लाइन जोड़ी गई थी कि इस प्रोजेक्ट की सफलता इस आधार पर आंकी जाएगी कि यदि 1 वर्ष के भीतर 50% चीते शेष रह जाते हैं, 50% चीतों की मृत्यु नहीं होती है, तो ये माना जाएगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सफल हो गया है। यानी कि क्योंकि 20 चीते लाए गए थे, तो अगर 1 साल के भीतर 10 चीते शेष बचते हैं, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जानकारों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। जानकारों का कहना है कि जिस दर से भारत में चीतों की मृत्यु हो रही है, अगर यही दर बरकरार रहती है और सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता, तो ऐसे में ये जो पूरी मृत्यु की दर है, हमें 50% से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि 1 वर्ष के भीतर भारत में 50% से ज़्यादा चीतों की मौत हो सकती है। क्यों हो सकती है? तो उसके लिए जानकारों द्वारा कहा जाता है कि जिस समय भारत में चीतों को लाया गया था दक्षिण अफ्रीका से, नमीबिया से, तो उस समय भारत में जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें चीतों को वहन करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया था, उसको बहुत अतिशयोक्ति के साथ पेश किया गया था। तो ऐसे में वर्तमान समय में भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान की जो क्षमता है, वहाँ पर अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा चीते मौजूद हैं। लेकिन चीतों के साथ अक्सर ये होता है कि उन्हें रहने के लिए बहुत बड़ी टेरिटरी की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी भूमि की ज़रूरत होती है और अगर उनके पास बहुत बड़ी भूमि मौजूद नहीं होती है, तो उनके बीच आपस में लड़ाई होने लगती है और चीतों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में कई जानकारों ने इस संबंध में अपनी चिंता ज़ाहिर की है और कई रिपोर्ट्स में भी इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। और संभवतः यही वजह होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के अधिकारियों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को मात्र 6 महीने में तैयार करने का निर्देश दिया है और इसके लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा कई जानकार ये भी बता रहे हैं कि इन चीतों को, इनमें से कुछ चीतों को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात भी की जा रही है। तो ये तो इस पूरी घटना के बैकग्राउंड की बात हुई, इसके अप्रत्याशित होने की बात हुई।
अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना के ज़रिए प्रोजेक्ट चीता के उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन कहाँ तक सही साबित हो सकता है। तो जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही था कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए भारत में एक ऐसे खुले क्षेत्र का निर्माण किया जा सके जिस पूरे क्षेत्र में चीते स्वतंत्र तौर पर आवागमन कर सकें, स्वतंत्र तौर पर रह सकें और आत्मनिर्भर हो सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। लेकिन अब क्योंकि सरकार द्वारा चीतों की आबादी को कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित करने की बात की जा रही है, जो कि फेंस्ड होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सरकार के प्रयासों के ज़रिए इस पूरे प्रोजेक्ट के उद्देश्य में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उद्देश्य में ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन कहाँ तक सही हो सकता है? तो कई जानकारों का कहना है कि ये परिवर्तन पूरी तरह से सही है और इस परिवर्तन को हम मेटा आबादी प्रबंधन का जो मेथड होता है, जिसे किसी स्पीशीज के प्रबंधन करने में, किसी स्पीशीज को बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ऐसे में सरकार के इस प्रयास को हम इस पूरे मेथड के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है? तो इस मेथड के हिस्से के तौर पर जो भी स्पीशीज होती है, जो भी जीव होते हैं, जो जैसे कि चीता है वर्तमान समय में, तो इनकी आबादी को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर हिस्से को पैच कहा जाता है। और इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे मेथड में निरंतर आधार पर कॉन्टिन्यूअसली जो चीते होते हैं या जो स्पीशीज होती है, उसको एक पैच से दूसरे पैच में ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ताकि जो आनुवांशिक व्यवहार्यता है और जो जेनेटिक गुण हैं, उन विशेषताओं को बरकरार रखा जा सके। तो ऐसा ही कुछ सरकार करने का प्रयास कर रही है। और ये जो पूरा मेथड है, इस मेथड की सफलता को कई अध्ययनों के द्वारा स्पष्ट भी किया जा चुका है, सफल साबित भी किया जा चुका है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने इस पूरे प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन किया था और इस डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए पता चला था कि किस तरह से मेटा प्रबंधन के ज़रिए चीतों की घटती आबादी को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। इसको और विस्तार से समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में आखिर हुआ क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में साल 2009 में जो चीतों की आबादी थी वो घटकर मात्र 289 रह गई थी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में 1965 से ही नमीबिया से चीतों को लाना शुरू किया गया था और अब तक दक्षिण अफ्रीका द्वारा नमीबिया से तकरीबन 343 चीतों को लाया जा चुका था। लेकिन इनमें से कई की मृत्यु हो गई थी और 2009 आते-आते इसकी संख्या मात्र 289 बची थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में चीतों को बचाने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, मेटा प्रबंधन की शुरुआत की गई और जो चीते थे उनकी आबादी को 40 पैचेस में डिवाइड किया गया। इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर स्पेसिफिक पैच में किसी चीते की मृत्यु किस वजह से हो रही है, उसके कारणों को जानने की कोशिश की गई और हर पैच के बीच निरंतर आधार पर ट्रांसफर भी होता रहा। और इन्हीं प्रक्रियाओं का परिणाम रहा, इसी मेथड का परिणाम रहा कि साल 2015 में, यानी प्रोजेक्ट शुरू होने के मात्र 6 साल बाद, जो दक्षिण अफ्रीका था वहां पर चीतों की आबादी 328 तक पहुंच गई थी। यानी जाहिर तौर पर चीतों की आबादी में वृद्धि देखी गई थी। तो ये पूरा मेथड होता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मेथड से हमें क्या पता चला था, कि हमने ये क्या जाना था कि आखिर चीतों की जो मृत्यु होती है वो होती किस वजह से है। उसके कारणों को जानने की कोशिश करें तो मृत्यु के कई कारण पता लगाए गए थे। जैसे एक कारण ये था कि कई बार चीतों की मृत्यु जो होती है वो ट्रांजिट की वजह से होती है, यानी कि जब चीते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके लिए तकरीबन 7.5% जिम्मेदार था। इसके अलावा कई बार जब जंगलों में हम कैंप लगाते हैं तो उसकी वजह से भी तकरीबन 6.5% चीतों की मौत होती है। इसके अलावा 15% चीतों की जो मौत है वो हैंडलिंग और प्रबंधन में जो लापरवाही देखने को मिलती है, इस लापरवाही की वजह से होती है। हालांकि जो सबसे बड़ा कारण है चीतों की मौत का वो है शिकार, और शिकार की वजह से तकरीबन 53% चीतों की मौत देखने को मिलती है। अब चीते के सबसे बड़े शिकारी कौन होते हैं? तो चीते के सबसे बड़े शिकारियों में शेर को शामिल किया जा सकता है, तेंदुओं को, लकड़बग्घे को और सियार को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो चीतों के बीच शावक मृत्यु दर होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 90% के आसपास होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 10% ही जो चीते के बच्चे हैं वो बड़े हो पाते हैं और 90% बच्चों की मौत हो जाती है।
तो इसी वजह से चीतों की आबादी को बड़ा करना, उनकी आबादी को बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम कारकों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत के पास किस तरह के विकल्प मौजूद हैं, कौन-कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस पर बात करते हैं। तो अगर आप दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में चीतों के लिए शेर को सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। लेकिन अगर आप भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो भारत में शेर की आबादी बहुत कम है, किसी भी राज्य में मौजूद नहीं है, केवल गुजरात को छोड़कर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत में चीतों के लिए शेर इतना बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा खतरा मौजूद है। भारत में चीतों की आबादी के लिए तेंदुआ एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है और इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों, अन्य राज्यों में भी तेंदुओं की बहुत बड़ी संख्या मौजूद है। तो ऐसे में तेंदुए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ये कहना आवश्यक हो जाता है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चीतों को केवल उन्हीं क्षेत्रों में रखा जाए जहां पर तेंदुओं की आबादी इतनी ज़्यादा ना हो, तेंदुओं की जो संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या में ना मौजूद हो। इसके अलावा अक्सर सरकार पर भी ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार द्वारा भारत में जब चीतों को लाया गया था, तो इस संबंध में सरकार को जो संभावित ग्राउंड वर्क करना चाहिए था, उस ग्राउंड वर्क को पूरा नहीं किया गया था और इसी वजह से वर्तमान समय में हमें चीतों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में चीता जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट सफल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत के नीति निर्माता चीतों और भारतीय परिदृश्य के बीच कितना बेहतर समन्वय स्थापित कर पाते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर भारत के नीति निर्माताओं के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो ये रहा इस वीडियो का निष्कर्ष। अब इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप इस वीडियो के आधार पर इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। हमारा सवाल है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान में भारत के पास इस संबंध में क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो चीते लाए गए थे, वो चीते अफ्रीका के किस देश से लाए गए थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है, जिन विषयों पर चर्चा की गई है, वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मौजूद है और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।